हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किया था क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर अपना चल रहा था, उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में, यानी ओम्स का नियम हो गया था। उसके बाद में अपन ने कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, और उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और उसके बाद में अपन ने चालकत्व और चालकता के बारे में जाना था। और फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समराइज़ करवा के उसके फॉर्मूले, सिंबल और यूनिट, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको एक टेबल फॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी थी। इस लेक्चर के अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मूले जो अपन ने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 के अंदर, आज अपना लेक्चर नंबर 8 होगा, 7 के अंदर जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी उसका न्यूमेरिकल पर्पज़ क्या होता है। न्यूमेरिकल अगर आ जाता है क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न जिसे बोलते हैं, संख्यात्मक प्रश्न जो होते हैं, वो अगर आ जाए तो उसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो जो फॉर्मूले होते हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर्मूले लास्ट लेक्चर आप मेरा देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, प्रतिरोध को दर्शाते हैं कैपिटल आर से। और प्रतिरोध आर इक्वल्स टू अपने पास एक फॉर्मूला आया था जब अपन ने इसकी तीनों कंडीशन यानी चालक पदार्थ के ऊपर, इसके टेम्परेचर के ऊपर और इस तरीके से अपन निर्भरता जब चेक की थी लंबाई पे, एकांक काट के क्षेत्रफल पर, तो मेरे पास आया था आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो क्या था, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। रो क्या थी, प्रतिरोधकता। तो ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आ गया था, प्रतिरोधकता का क्या आ गया, रो इक्वल्स टू आर डॉट ए अपॉन एल, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया था। तीसरा जो मैंने बताया था चालकत्व का, चालकत्व का मतलब जो मैंने कंडक्टेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन आर। और चौथा था चालकता। चालकता यानी जो प्रतिरोधकता, चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा यानी जो आधा एन अपन कहते हैं, सिग्मा बोलते हैं इसे। सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। और 1 अपॉन रो का मतलब जो 1 अपॉन रो की डेफिनेशन, रो का फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, दैट मीन्स आर डॉट ए। और डिवाइड में जो एल है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये मेरे पास ये 4 फॉर्मूले थे, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके बाद इनके जो सिंबल फॉर्म हो गया, ये सिंबल है इनके, प्रतीक चिन्ह जिसे अपन कहते हैं। और ये जो है उनके फॉर्मूले, न्यूमेरिकल जो आएगा उनको अपन को सॉल्व करना है इन फॉर्मूलों को यूज़ करके, कि अपने पास न्यूमेरिकल पूछा है और दूसरी बात पूछा है तो फिगर के रूप में अपने पास उसमें क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की हुई है, क्या क्या दी हुई है। जैसे प्रतिरोधकता हो सकती है, उसका एकांक काट का क्षेत्रफल हो सकता है, लंबाई हो सकती है, तो आपको प्रतिरोध पूछ सकता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर आपका प्रतिरोध दे रखा है और चालकत्व तो पूछा है तो सीधा यहाँ पे 1 अपॉन प्रतिरोध जो भी मान दे रखा है उसका रिवर्स करना है और सॉल्व करना है। और उसके एंडिंग में जो इनका जो यूनिट होता है वो यूनिट आपको लगाना है। जैसे चालकत्व का यूनिट क्या होता है, सीमेन होता है, कल बताया था मैंने। चालकत्व का यूनिट क्या होता है, सीमेन होता है। चालकता का यूनिट क्या होता है, ओम महो प्रति मीटर। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आया था ना, यानी महो प्रति मीटर। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम इंटू मीटर होता है। तो वो यूनिट अपन को इसके साथ में जो भी रिजल्ट आता है उसके साथ में एंडिंग के अंदर यूज़ करना है, अंत में उस संख्यात्मक मान के साथ में यूनिट को लगा देना है। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये फॉर्मूले आपके पास होंगे, मैं इनको रफ कर देता हूँ एक बार। हाँ, ये बात तो अपन ने जब बड़े बड़े तौर पे, यानी जो बहुत ही बड़ा एक कंडक्टर होता है तब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूले वैलिड हैं। लेकिन आपको पता है मैंने कहा था अगर एक पॉइंट चार्ज, यानी जो मेरा लेक्चर नंबर आई थिंक 3 और 4 होगा उसके अंदर मैंने कहा था एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज में से अगर मैंने विद्युत धारा को प्रवाह किया तो ये क्या करेगा, इसमें से कितनी धारा प्रवाह होगी। तो वहाँ पे धारा प्रवाह ज्ञात नहीं करके हमने क्या ज्ञात किया था, धारा घनत्व ज्ञात किया था, करंट इलेक्ट्रिक डेंसिटी ज्ञात किया था, यानी करंट डेंसिटी ज्ञात किया था। तो धारा घनत्व ज्ञात किया था। तो धारा घनत्व ज्ञात करने के लिए ये कहाँ स्टडी किया था, अपने बहुत छोटे लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे ज्ञात किया था।
ये मैंने लिखवाया है लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो वैलिड है वो कहाँ है, बड़े लेवल पे वैलिड है, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर दे रखा है। लेकिन अगर बहुत पतला वायर दे रखा है या पॉइंट चार्ज वायर अगर दे रखा है, तो वहाँ पे अपन इसमें कैसे उसमें रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध को कैलकुलेट करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो अपन ने जो कल या परसों डेरिवेशन जो किया था, उसमें एक अलग से डेरिवेशन आया था। वो डेरिवेशन क्या था कि वो किसके बीच में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आप देखिएगा, ओम के नियम का सत्यापन, द वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ या प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ के जो वीडियो हैं उसमें आप मुझे देखिएगा। तो वहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन करवाया है। वहाँ जो क्या आता है, ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V अपॉन आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई और इज जस्ट इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टो, और उसके बाद में L अपॉन क्या आएगा T, ठीक है। ये आया था ओम्स, इसमें अपने ओम्स लॉ का जब अपन ने सत्यापन किया था तो ये वाला फॉर्मूला आया था। अब आप जरा देखिए कि ये तो ओम्स लॉ यानी R सीधा किसके एक बराबर है, इसके बराबर हो गया। तो मैं इन दोनों टर्म को इक्वल करता हूँ, तो R बराबर M अपॉन N E स्क्वायर टो L अपॉन E, ये मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 1 दीजिए, इसे आप 2 दीजिए। ये कब मैं बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म स्तर पर, आप लिख लीजिएगा। सूक्ष्म स्तर पे अगर अब मुझे आवेश की गणना करनी है तो मैं इस तरीके से करूँगा। अब आप इस 1 और 2 को क्या कीजिए, तुलना कीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तुलना करने पर, अब जब आप इनको तुलना करोगे तो आप क्या पाओगे कि जैसे R की जगह R है, L अपॉन A की जगह L अपॉन A भी है इक्वल में, लेकिन यहाँ मेरे पास रो है और यहाँ ये पूरा मान है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं तुलना करूँगा तो ये रो का मान किसके बराबर हो गया, रो हो गया M अपॉन N E स्क्वायर टो के बराबर हो गया। यानी जो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, अभी एक फॉर्मूला और लिखाया था मैंने प्रतिरोधकता का, R इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू R A अपॉन L, ये भी प्रतिरोधकता का ही फॉर्मूला है। किसका है, प्रतिरोधकता का। लेकिन कब, जब बड़े स्तर पे, यानी जब बड़े स्तर पे, माइक्रो लेवल पे नहीं, जब अपन बड़े स्तर यानी अच्छा कंडक्टर, उसका साइज, उसका जो डायमीटर यानी व्यास या जो भी है वो क्या है, उसकी लेंथ अच्छी है, तो वहाँ पे अपन ये जो जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन मुझे माइक्रो लेवल पे बहुत छोटा कंडक्टर है, वहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है कि इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या होगी, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल वाला फॉर्मूला नहीं लेना है, वहाँ पे क्या लेना है, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये टो एवरेज है, ठीक है। आप इसे बार बार एवरेज नहीं लिख के आप केवल टो ही लिख सकते हैं। टो का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे की ओर गति करेगा तो दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होगा दोनों का जो सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज वैल्यू आएगा टाइम पीरियड का वही होता है टो एवरेज। संकट काल या विश्रांति काल कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रो की जो वैल्यू आई वो आई एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। हो गया। अब मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ। एक 5 ओम के ओम प्रतिरोध की चालक तार को खींचकर यानी उसे उसके अंदर एक्सटेंशन करके उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करके, अगर पहले जो तार था उसकी लंबाई में वृद्धि करके, यानी चालक तार को खींचकर उसकी
लंबाई में दुगुनी वृद्धि कर दी जाती है। एक चालक तार है, उसको क्या कर दिया, खींचकर उसकी जो लंबाई है उसमें क्या कर दी, दोगुनी वृद्धि कर दी है। तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा, तार का क्या होगा, एक नया क्या प्रतिरोध होगा, तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, और इस तार की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता दैट मीन्स रो, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अपने को स्टडी करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और सॉल्यूशन लिख के अपन यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं कि एक 5 ओम के प्रतिरोध, दैट मीन्स आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप अंडरलाइन करते चलिए, उसको खींचकर उसकी लंबाई में दोगुनी, लंबाई में दोगुनी, देखो जो जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्लियर है। तो वृद्धि कर दी यानी इंक्रीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद में तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, दैट मीन्स मुझे नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक ये 1, 2, 3 और 4 चीज़ें हैं मेरे पास, चारों को लिख लेता हूँ कि प्रतिरोध कितना है, R बराबर मेरे पास 5 ओम है। ठीक है। उसके बाद में ये जो लंबाई में क्या कर दी, दुगनी वृद्धि कर दी। तो पहले आप लंबाई है मेरे पास, फिर उसके बाद में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। या तो पहले अपने पास जो नॉर्मल फॉर्मूला है ओम के नियम से, R इक्वल्स टू जो बड़े पैमाने पे, यहाँ जो चालक तार है वो अच्छा वाला, एक बड़ा जो साइज़ होगा उसका अच्छा लेंथ होगा, डायमीटर होगा। ठीक है। अगर माइक्रो लेवल पे होता तो ये खुद अगर क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सूक्ष्म स्तर पे इसकी स्टडी कीजिए, सूक्ष्म स्तर पे इसकी गणना कीजिए, तो अपन जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसको अपन यूज़ कर लेते हैं जो अपन ने ओम्स लॉ के प्रूफ के अंदर देखा था। ठीक है। तो यहाँ पहले वाला ही करना है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, A क्या है, चालक तार का काट क्षेत्रफल है, या काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र होता है वो वाला है। ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अब आप जो भी नया फिगर जो यूज करोगे, इसने कहा कि नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स मुझे R की जगह एक नया प्रतिरोध, तो मैंने मान लिया R डैश एक नया प्रतिरोध है, R डैश क्या है, नया प्रतिरोध मान लिया। ठीक है। ये मुझे ज्ञात करना है। पहले वाला समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसके अंदर R की जगह R डैश में नया प्रतिरोध, देखो इनको कंपैरिजन करना है, ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करना है, मान वही रखने हैं, बस उनका कितना रूपांतरण हुआ वो मुझे देखना है। रो प्रतिरोधकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता कैसे होगी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो रो जो होती है प्रतिरोधकता वो क्या होती है, दोनों मीडियम यानी दोनों तरीके से अगर तार की लंबाई में वृद्धि होती है, कमी होती है, तो प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। प्रतिरोध के ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोधकता हमेशा निश्चित होती है, यानी प्रतिरोधकता के ऊपर अपन कहेंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, इसकी अप्रभावित रहेगी। ठीक है। ये अपन बाद में लिख देंगे। तो यहाँ प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तो मैंने नया प्रतिरोध R डैश मान लिया। लेंथ लंबाई कितनी है, पहले क्या थी, L थी, और L डैश मैंने इसकी मान ली नई लंबाई है, L डैश क्या है, नई लंबाई, और नई लंबाई कितनी है, सवाल में दे रखा है, देखो कितनी है, उसकी लंबाई की दुगनी वृद्धि कर दी जाती है। तो यानी जो पहले लंबाई थी उसकी दुगनी, तो पहले कितनी थी, L थी, उसकी दुगनी यानी 2L, तो L डैश का मान कितना हो गया, 2L हो गया। नया प्रतिरोध R डैश है। ठीक है। रो कोई परिवर्तन नहीं होता है। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पहले देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी अपन कहेंगे कोई भी चालक पदार्थ हो गया, उसका जो आयतन होगा, यानी जो अपन आयतन की बात करेंगे तो आयतन हमेशा निश्चित होता है, चालक का या जो क्षेत्रफल होगा चालक तार का आयतन
हमेशा निश्चित होता है। आयतन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यानी आयतन क्या होगा, उसका फिक्स होगा। तो आयतन इक्वल्स टू क्या होता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यही फॉर्मूला होता है। आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो क्षेत्रफल ए हो गया, लंबाई कितनी हो गई, एल हो गई। तो ये हो गया एक आयतन को कैपिटल वी से, वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में, तो वी इक्वल्स टू ए एल हो गया। अब मुझे क्या करना है, चालक तार का नया प्रतिरोध। दैट मीन्स मैंने कहा कि आयतन हमेशा क्या रहता है, निश्चित होता है। इसका मतलब एक नया अगर आयतन मानेगा, तो नया आयतन मैंने अगर माना तो नया आयतन कितना हो गया, वी डेस हो गया, वो मैंने मान लिया। और वी डेस किसके इक्वल हो गया, ए डेस के और एल डेस के। वी डेस किसके इक्वल हो गया, ए डेस और एल डेस के। इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो गया, फाइनल होके जो आंसर था वो आंसर आ जाएगा। अब ए डेस एल डेस के इक्वल, वी डेस के इक्वल है, क्योंकि मैंने यहाँ कह दिया नया है, निश्चित है, कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वी बराबर वी डेस। तो वी बराबर वी डेस है, इसका मतलब एम्प्लाइज दैट ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ए एल बराबर होगा ए डेस एल डेस के। ए पहले वाला क्षेत्रफल जब चालक इतना था, उसकी लंबाई भी में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, अब लंबाई में डबल वृद्धि हो गई, तो हमें देखना है क्षेत्रफल कितना हुआ, ठीक है। तो ये ए पहले वाला था, रहने दो, लंबाई पहले वाली रहने दो। ए डेस क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, एल डेस नई लंबाई कितनी हुई, नई लंबाई 2L हो गई, कितनी हो गई 2L। तो इसको मल्टीप्लाई करते के 2L लिख दो, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो L से L कट गया, ठीक है। तो यहाँ से ए डेस की वैल्यू कितनी आ गई, ए और ये 2 गुना में है तो बटा में आ जाएगा, यानी ए डेस बराबर कितना आ गया, ए बटा 2। तो ए डेस नया क्षेत्रफल, ए डेस क्या, नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना आ गया, पहले के क्षेत्रफल का आधा रह गया। आपको याद रख लेना है, या इस तरीके से आप गणना कर सकते हैं कि क्षेत्रफल में किस तरीके से वृद्धि होती है या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। जब हमें चालक की लंबाई में वृद्धि या कमी दे रखी होती, अगर चालक की लंबाई में 2 गुनी वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल आधा रह जाता है। अगर चालक की लंबाई में 4 गुनी वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, 1/4, यानी a बटा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ 10 गुनी होती है तो यहाँ 1/10 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपकी पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। अभी तक अपना आंसर नहीं आया, अभी तक मेरे पास क्या आया है कि केवल मैंने क्षेत्रफल ज्ञात किया, नई नई चीज़ें ज्ञात कर ली कि नया पहले ये था और नया प्रतिरोध अब ये आ गया है। लेकिन अब नया प्रतिरोध कितना है, वो इसके लिए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेरे पास इस आर डी एस को ज्ञात करना पड़ेगा, इसका मान कितना होगा वो मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आर का मान कितना है, 5 सवाल में दे रखा है कि कोई चालक तार है उसका प्रतिरोध 5 ओम है, तो ये पूछ रहा है नया प्रतिरोध कितना होगा। तो नए प्रतिरोध के लिए मुझे नई नई चीज़ें चाहिए, तो आर को भी मैंने एक नया प्रतिरोध आर डी एस नाम दिया। रो क्या होती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता चालक तार की कभी परिवर्तित नहीं होती है, प्रतिरोधकता हमेशा निश्चित होती है। तो प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी चालक तार की प्रतिरोधकता हमेशा निश्चित होती है, चाहे उसमें वृद्धि हो चाहे कमी हो। क्लियर है। तो अब मैं ये इधर वाला पार्ट आपने लिख लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कि अब जो अपना जो फॉर्मूला था क्या था, प्रतिरोध इक्वल ज्ञात, प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध ज्ञात करना आर किसके बराबर हो जाएगा, आर डेस के। आर किसके बराबर हो गया, आर डेस के। और आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 ओम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। आर डेस क्या होगा, आर डेस का मतलब रो एल डेस अपॉन ए डेस, बस आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ डेस का मतलब नया, कुछ नया प्रतिरोध, सारी नई नई चीज़ें हैं तो उसके ऊपर मैंने डेस लगा के एक नया सिंबल निरूपित कर दिया। एल रो तो परिवर्तित होता नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो रो ऐसे कैसे आएगा, एल डेस अपॉन ए डेस। वैल्यू पुटअप करो, 5 तो ये रहा बराबर रो एल डेस कितना रहा, एल डेस कितना आएगा, नए चालक का प्रतिरोध कितना आ जाएगा,
आर डेस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर डेस इक्वल्स टू क्या आएगा, रो एल अपॉन ए, तो आर डेस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये रहा आर डेस है अपना। और रो इस आर की जो वैल्यू है, इस आर की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे भी इसकी आर की वैल्यू लिख दो। आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर डेस इक्वल्स टू रो एल डेस अपॉन ए डेस। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ 5 गिवन है, तो 5 बराबर रो एल बटा ए, दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है ना। रो एल अपॉन ए कितना है, 5 है ना, तो रो एल अपॉन ए हमारे पास है। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि इस आर डेस को तो आर डेस रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन को इजी करना है अपने को, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है। तो आर की जगह यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, एक नया पैरामीटर, रो से रो तो कैंसिल आउट हो गया, एल की जगह क्या आ जाएगा, रो से रो तो कैंसिल आउट हो गया ना, अगर इक्वल अगर मानेंगे अपन तो रो को रो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल डेस की वैल्यू, एल डेस, आर डेस मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो आर डेस इक्वल्स टू रो एल डेस, एल डेस कितना था, नया वैल्यू 2L बटा ए डेस, क्षेत्रफल a/2, ठीक है। ये 2 भी ऊपर जाएगा तो रो इंटू 4L/a, ठीक है। ये किसके इक्वल है, आर डेस के इक्वल। इस 4 को बाहर ले लो, अंदर देखो, रो एल अपॉन ए बराबर आर डेस, ठीक है। रो एल अपॉन ए समीकरण, ये देखो रो एल अपॉन ए कितना वैल्यू है, 5, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू है, दैट मीन्स 4 इंटू 5 बराबर आर डेस। तो मेरे पास आर डेस का वैल्यू कितना आ गया, 4 इंटू 5 यानी 4 5 जा कितना हो गया 20, तो 20 ओम। तो मेरे पास जो चालक का नया प्रतिरोध आएगा वो कितना होगा, तो ये सोल्व करा दिया। कन्फर्म इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आता है, या तो चालक तार में वृद्धि कर देगा या क्षेत्रफल में कमी कर देगा, वृद्धि कर देगा, लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ से आता ही आता है। क्लियर है। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू आपके क्वेश्चन में गिवन था रो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, वैल्यू पुटअप की आर की जगह रो एल अपॉन ए, इसको मैंने एज इट रहने दिया। फिर इसके बाद में आर डेस, सारी चीज़ों को डेस करके नया मान लेना है, नया मानने के बाद दोनों को इक्वल कर देना है, और इक्वल करते हुए ये आर डेस हो गया, दूसरे वाले के अंदर आपको इनकी जो एल यानी एल डेस आएगा, एल डेस का नया वैल्यू, सबके जगह नए वैल्यू को मान, ये 2L हो गया, ये a/2 हो गया, इनको रखेंगे। फिर जो भी फिगर आता है इसको बाहर रख दो, और अंदर वाला जो मान है ये जस्ट इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करके अपन इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी अगर चालक तार की लंबाई में अगर 2 गुनी वृद्धि होती है, तो पहले अगर 10 सेंटीमीटर का चालक तार था, 10 सेंटीमीटर का चालक तार था, अब उसे खींचकर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर का हो गया। और 20 सेंटीमीटर का हो गया तो पहले उसका जो क्षेत्रफल ए था, अब कितना हो गया, a/2 हो गया। और उसका जो प्रतिरोध पहले कितना था, 5 ओम था, अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी 5 × 20 गुना 20 ओम इसका नया प्रतिरोध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, सेम इसी प्रकार का है, ट्राई करना आप, हो जाएगा लगभग आपसे। क्वेश्चन है अपना कि एक धातु के तार की लंबाई L मीटर, दूसरा क्वेश्चन है एक धातु के तार की लंबाई L मीटर एवं काट क्षेत्र A है। ये अपने को एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि काट क्षेत्रफल क्या है, A स्क्वायर मीटर है। तो ज्ञात कीजिए यदि तार को खींचकर, तो A मीटर स्क्वायर है, आप चाहो तो क्षेत्रफल जो है A मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, तो
ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है अपन को कि यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई से कितनी दुगुनी वृद्धि कर दी जाए, लंबाई से दुगुनी वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप साथ के साथ लिखते चलिएगा जिससे आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं इसीलिए इनको साथ करवा रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं इसे बाद में भी करवा सकता, लेकिन आपके कंटिन्यूस फॉर्म में रहेंगे तो आपने जो थ्योरी पढ़ा है उसका एक्चुअल में यूज़ कहाँ आ रहा है, आप उसको क्या डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे आप उसको हैंडल करोगे, वो इसलिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल भी साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको वही करना है जो पहले अपन ने काम किया था कि क्या करना है, आर यानी क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन होती है, एल दे रखा है, ए दे रखा है और चालक तार में वृद्धि होती है। दैट मीन्स आपको सीधा पुराना वाला फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इस तरीके अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको यही एक फंडामेंटल फार्मूला काम में लेना है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, लंबाई में क्या कर दी, दुगुनी वृद्धि कर दी, ये लिख रखा है, तो यानी एल डेज क्या होगा, 2L होगा। क्लियर है। अब एल डेज अभी मैंने बताया था आपको कि अगर लंबाई में 2 गुनी वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या होगा, 1/4 होगा, सॉरी आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर लंबाई में वृद्धि होती है, अभी मैंने ये ए अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही था ना, ए डेज कितना आया था, a/2, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बताया था कैसे कि जब उसका वॉल्यूम का जैसे आयतन होता है वो क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। तो नया आयतन बराबर पुराना आयतन, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो मैंने उसको सॉल्व करके अभी आपको बताया था। पीछे वाले 5 मिनट पीछे जाके आप उस लेक्चर को देख लीजिए, इसी के अंदर ऐड कर रखा है न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो यहाँ ए डेज बराबर कितना हो गया, a/2, में यहाँ सीधा यूज कर रहा हूँ, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर सोल्व करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर रो तो फिक्स होता है, l और एल डेस, एल की जगह यहाँ पे एल डेस एक नया आ गया और ए की जगह मेरे पास एक नया पैरामीटर आ गया, क्या आ गया, ए डेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुटअप करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अभी वैसे लास्ट क्वेश्चन के जस्ट इक्वल ही हैं ये। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, आर बराबर यानी आर डेस बराबर रो एल डेस अपॉन ए डेस। क्लियर है, रो को रो रहने दो, ए डेस कितना है 2L, और सॉरी एल डेस 2L है और ए डेस कितना है a/2 है, ये 2 भी ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, रो 4L अपॉन ए। 4 को कॉमन ले लो, यहाँ कर रहा हूँ मैं, आर डेस बराबर एम्प्लाइज दैट आर डेस बराबर 4 बाहर आ गया, अंदर रो L अपॉन ए, और रो L अपॉन ए क्या होता है, आर होता है। तो आर डेस कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, नया प्रतिरोध हो गया, यानी कोई भी अगर पुराना तार था जिसका अगर लंबाई में 2 गुना वृद्धि, क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो उसका चालक तार में कितना नया प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा पुराने वाले प्रतिरोध का। ठीक है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था 5 पुराना था तो नया कितना आ गया, 5 × 4 तो 20 आ गया नया प्रतिरोध। इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, प्रतिशत वृद्धि यानी कितनी वृद्धि हुई, तो आर डेस माइनस आर बटा आर इंटू 100, ये प्रतिशत वृद्धि। भाई लाभ हानि का फॉर्मूला पढ़ा है ना, लाभ हानि में प्रतिशत ज्ञात किया, तो प्रतिशत लाभ अगर ज्ञात करना हो तो लाभ कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है ना।
तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी ज़्यादा में से कम को घटाएंगे बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ज़्यादा कौन है, आर डेस है, इसमें से कम को घटा दिया, कम कौन, पहले वाला आर, बटा क्रय मूल्य किस पे खरीदा था, यानी जो अपना ओरिजिनल पहले वैल्यू क्या था, आर था, इंटू 100। तो यहाँ से ये प्रतिशत का फॉर्मूला आ गया। तो आर डेस की वैल्यू कितनी है, 4r माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। 4r में से r गया तो कितना बचेगा, r 3r बचेगा अपॉन r इंटू 100। r से r कट गया, कितना आया, ये क्या ज्ञात किया आपने, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात की है, ठीक है ना। प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300%। यानी जो नया प्रतिरोध होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो चालक तार में 300% की वृद्धि हो जाएगी। चालक तार में 300% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली, ठीक है। मुझे लग रहा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। आई थिंक इतना अच्छे से करवाने के बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आप पूरा एक फॉर्मूले बेस आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल को एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आप चाहो तो पुराने बोर्ड के एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, इस टाइप के कन्फर्म न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ये 2 और 3 मार्क्स, 2 और 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के ऊपर बेस होता है, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करवाता हूँ। रफ कर देता हूँ। तीसरा न्यूमेरिकल लिखिए, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व 8.4 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हैं, प्रति मीटर क्यूब हैं। साथ के साथ आप न्यूमेरिकल लिखते चलिएगा, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो तांबे की प्रतिरोधकता, तांबे की ये प्रतिरोधकता फिक्स होती है अलग अलग पदार्थ की। तांबे की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी यानी रो का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है। प्रतिरोधकता कितनी दे रखी है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ क्या होता है इसका यूनिट, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, मन में बोलिए, पता चल जाएगा, ओम इंटू मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए विश्रांति काल की गणना कीजिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करना है आपने को, विश्रांति काल, इलेक्ट्रॉनों के लिए विश्रांति काल दैट मीन्स क्या होता है, जो संगत काल बताया था, विश्रांति काल की गणना कीजिए। अब विश्रांति काल की अपन को गणना करनी है। तो इसका मतलब ये देखो, विश्रांति काल का फॉर्मूला यानी टो किस में आता है, तो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले तो आप वो लिखिए कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व यानी n, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का जो वैल्यू है वो अपने पास गिवन है 8.4 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में तांबे की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी रो दे रखा है, रो कितना दे रखा है अपने पास, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। जब प्रोडक्ट में होता है तो ओम मीटर इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी हो गया। तो अब आप देखिए, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, टो कैलकुलेट करना है, टो मुझे ज्ञात करना है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध आपने पढ़ा है जो रो भी आता है, जिसके अंदर टो भी आता है और एन भी आता है, याद कीजिए। तो ये देखो यहाँ रो भी आ गया, टो भी आ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया,
सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल पे बात कर ली है, तो माइक्रो लेवल पे रो ज्ञात करना, प्रतिरोधकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखाया था, रो इक्वल्स टू m/n/e² टो, यही लिखाया था ना। तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पिकअप करना है कि कैसे ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। यहाँ रो और टो के बीच में ये रो है, ये टो है, इसके अलावा कोई दूसरा संबंध है ही नहीं अपने पास, ठीक है। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A कहाँ काम में लेंगे, इसके अंदर मेरे पास रो तो है लेकिन मेरे पास टो नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप लगा ही नहीं सकते हैं इसके अंदर। तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो अब ये बात हुई कि चलो ये फॉर्मूला काम में करेगा, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या गिवन है। तो एक तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक कौन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक कौन है अपने पास, इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो ये m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान भी किसका, अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके पास हो जाएगा कि 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के अंदर ये गिवन हो गया, ठीक है। और क्या क्या है, n आपके पास है E²। का मतलब इलेक्ट्रॉन के पे कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है। और टो अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसी फॉर्मूले को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। और यहाँ से मुझे टो कैलकुलेट करना है, तो टो को इधर ले आता हूँ और रो को नीचे ले आता हूँ। तो एम्प्लाइज दैट टो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, m अपॉन, ये m स्मॉल है ना, n/e² रो। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप करना है, कर दीजिए वैल्यू पुटअप। m का वैल्यू कितना है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, डिवाइड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8.4 इंटू 10⁻28 इंटू E² का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, ठीक है। फिर रो रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ये सारी अब इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है। अब इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, 9.1 इंटू 10⁻31 को एज इट रखिए, नीचे जो फिगर वाली क्वांटिटी है उनको एक साथ कर लीजिए। 8.4 इंटू 1.6 का स्क्वायर है, 1.6 का स्क्वायर यानी अगर मैं इसको 16 मानता हूँ तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। तो यानी 1 के बाद पॉइंट है, तो अब मैं 256 यानी 2 के बाद पॉइंट, तो 2.56 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है, ये 16 का वर्ग होके बाहर आ गया। फिर और संख्या में क्या है, 1.7 है, 1.7 गुणा, अब 10 की घात में जो जो संख्या है उनकी परिकल्पना आप कर लीजिए। 10⁻, यहाँ कितना है, 28 प्लस का है, ठीक है, या माइनस का 19 है और पावर 2 है, यानी 19 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 38, नेगेटिव ऑफ 38। फिर उसके बाद में नेगेटिव का 8 है, ठीक है। इसको आप मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कितना आएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई 8.4 इंटू 2.56 इंटू 1.7 इंटू 10⁻, कितना है, -38 और 8, या 28 प्लस का है, उसमें से अगर 8 चला गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 20 प्लस का हो गया, -38 माइनस का हो गया, तो माइनस का 18, ठीक है, माइनस का 18 बचेगा, माइनस के 18। और जब आप इसे और सॉल्व करोगे 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई, इन सब को आपको नीचे वाली जो फिगर हैं इनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। अब जो नीचे वाला 10⁻18 है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे फाइनल जो सॉल्व होके आएगा वो होगा आपके पास लगभग 0.249 इंटू 10⁻13 के जस्ट इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टो ज्ञात करना है मुझे, तो 2.47 इंटू 0.247 इंटू 10⁻13 क्या ज्ञात किया अपन ने,
तो क्या ज्ञात किया, तो ज्ञात किया। तो क्या होता है, विश्रांति काल यानी समय, समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये इतने सेकंड लगेंगे, इतना विश्रांति काल होगा। आया मज़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। फीलिंग हुई, फिजिक्स कैसे अपन फील करते हैं। तो ये इस तरीके से अपन ने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला आर रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये एक बार वापस आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक अच्छे से मैंने न्यूमेरिकल को यहाँ बता दिया है, क्लियर है। एक न्यूमेरिकल में एंडिंग के अंदर आपको दूंगा, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा हो जाएगा आपसे। अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे पूछिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से वो सॉल्व होगा, ठीक है। ये नोट कीजिए आप, मैं यहाँ ऊपर एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। साथ के साथ नोट करते जाइएगा, नोट्स बना दीजिएगा कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर। अपने कॉपी नहीं बना लीजिए आप, जिससे आपको जब स्कूलें ओपन होगी तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक नाइक्रोम के तार की, ये न्यूमेरिकल आपको होमवर्क का दे रहा हूँ मैं, होमवर्क। एक नाइक्रोम के तार की लंबाई 2 मीटर है। इसका काट क्षेत्रफल 1.0 मीटर स्क्वायर है। जब इसके सिरों के मध्य 3.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, जब इसके सिरों के मध्य 3.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और इसमें प्रवाहित धारा और इसमें प्रवाहित धारा, यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित विद्युत धारा 2 एम्पियर की हैं। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है और दूसरी चालकता का मान ज्ञात करना है। 2 चीज़ें इसके अंदर ज्ञात करनी है आपको, कि एक तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है और दूसरी चालकता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता और चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना। आपको डाउट जो भी हो वो मुझे बता देना। आई थिंक आप इतने अच्छे से स्टडी किया है तो आप बिल्कुल इजीली इसे सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूले के अंदर जो मैंने रिलेशन जो दिए हैं आपको, रिलेशन जो करवाए हैं वहाँ से फॉर्मूले लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ देखो विभवांतर वाला फॉर्मूला लगेगा। विभवांतर और अपवाह वेग के अंदर जो मैंने संबंध आपको करवाए हैं वो वाले यूज़ कर लेना, या प्रतिरोधकता का जो ये नया ये माइक्रो लेवल वाला जो फॉर्मूला है ये वाला आप यूज़ कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर लेना। अगर नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगा। फाइनल आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा कि अगर इतने आंसर आए हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो करेक्ट है, अदरवाइज़ रॉन्ग है, ठीक है। थैंक यू सो मच।